आपकी सरकार में मुसलमानों के हक छीने जाते हैं और कह रहे हैं कि इस देश का मुसलमान डरा हुआ है क्योंकि आप वक्फ बिल लेकर आने वाले हैं। देखिए, वक्फ बिल से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं। 2013 में कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट के अंतिम सेशन में कोई लंबी बहस के बगैर वक्फ बिल को पारित कर लिया और वो बिल पारित कर अपनी अपीसमेंट की पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए, वोट बैंक क्रिएट करने के लिए ढेर सारे ऐसे प्रावधान कर दिए जो हमारे संविधान से ही मेल नहीं खाते। हम वक्फ बिल को संविधान से संरेखित करने का काम कर रहे हैं। कोई भी बिल, कोई भी कानून संविधान के स्पिरिट से ऊपर नहीं हो सकता है। एक फैसला वक्फ बोर्ड करता है, उसको देश की अदालत में चुनौती नहीं दे सकते। ऐसा भारत जैसे देश में कैसे चल सकता है? कभी नहीं हो सकता। और हुआ है। मैं आपको बताता हूं, दिल्ली के 123 प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी को वक्फ घोषित कर दिया और कानून क्या बनाया, इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद गार्डन, जहां चंद्रशेखर आजाद जी ने अंतिम सांस ली, उसको वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया। अब कोई मौलाना साहब कहते हैं पार्लियामेंट और राष्ट्रपति भवन वक्फ है, ईडन गार्डन्स भी। अब भाई ये कैसे चलेगा? हमने इतना ही बदलाव किया है कि कोई भी निर्णय होगा, वो निर्णय कानून की अदालत में इसको चुनौती दे सकते हैं। तो सरकार के निर्णय को भी दे सकते हैं। वह कभी क्यों? तो क्या सरकार ऐसे रोएगी कि हमारा अधिकार ले लिया? सरकार के कानून भी चैलेंज होते हैं। और ये पूरा पचड़ा जब पार्लियामेंट में चर्चा होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये देश के माइनॉरिटी को, विशेषकर मुस्लिम भाइयों बहनों को गुमराह करना चाहता है। मैं इनको कहना चाहता हूं, आपके अधिकार पर कोई तराप मारने की बात। अब कहते हैं हमारी मस्जिदें छीन लेंगे। ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बिल नहीं आ रहा है, कैसे छीनी जाएगी? बिल आगे के समय के लिए है। आप 2013 में जो बिल लेकर आए थे वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट था, मगर वोट बैंक कंसोलिडेट करने के लिए झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते जाना। इतने साल से इतने चुनाव हारे, फिर भी सीखते नहीं है। हम क्या कर सकते बताइए? लेकिन कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ओवैसी जैसे, तो ब्लैक बैंड पहनकर आते हैं पार्लियामेंट में। ये बिल आएगा तो बहुत हंगामा होगा। देखिए, उनका विरोध करने का अधिकार है। कोई कपड़ों से करता है, कोई शब्दों से करता है। शब्द नहीं होता तो कपड़ों से करते हैं। हम क्या कर सकते हैं? बाकी पार्लियामेंट में तो बोलकर विरोध करना चाहिए, तर्क से विरोध करना है, लॉजिक से विरोध करना चाहिए। तो आपने कहा कि ये बिल रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। अगर रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा तो तमिलनाडु में एक मंदिर का लैंड जो है 1500 साल पुराना मंदिर, उसको जो वक्फ बताया गया है, उस मंदिर का क्या? ऐसा है, मैंने जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगी ये कहा है, इन नई वक्फ की प्रॉपर्टियों को और पुरानी वक्फ की प्रॉपर्टियों के डिस्प्यूट को कहा है। डिस्प्यूट कोर्ट में तो जा ही सकते हैं, हम कैसे छीनेंगे? सरकार नहीं कर सकती है। डिस्प्यूट कोर्ट में तो जा ही सकते हैं। किसी का भी फैसला डेमोक्रेटिक कंट्री में कानून की अदालत में न जाए, इस प्रकार का कानून नहीं होना चाहिए। तो अगले हफ्ते में, और वो कानून को भी चैलेंज कर सकते हैं। जो कानून बनता है उसको भी तो कोई कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। ढेर सारे 370 को भी चैलेंज किया था, सीए को भी किया है। चैलेंज हो ही सकते हैं कानून। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के 4 कॉर्नर में नहीं है तो कोर्ट इसका संज्ञान लेंगी। तो अगले हफ्ते वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में मूव कर देंगे? देखिए, पार्लियामेंट का टाइम टेबल मुझे मालूम नहीं है, मगर इसी सत्र में हम वक्फ संशोधन का बिल रखेंगे। और जितना ऑपोजिशन है, दिल्ली के जंतर मंतर में तमाम पार्टियां वहां जाकर उन्होंने कहा
कि वो मतलब खून भी दे देंगे, अपोज नाविका जी, मैंने कहा ना, इमरजेंसी नहीं है। हर कोई विरोध कर सकता है, प्रदर्शन कर सकता है। इमरजेंसी कहाँ है? आप उन पर इल्जाम लगाते हैं कि वो अपीजमेंट करते हैं। सौगातें मोदी जो ईद पर भेजी जा रही है वो अपीजमेंट नहीं है? नहीं, इसमें क्या अपीसमेंट है? आपने होली भेजी नहीं, बैसाखी भेजेंगे? कई कार्यकर्ताओं ने भेजा है। आपको इंटरेस्ट सौगाते मोदी में है, आपको मतलब मीडिया को। नहीं, होली की भेजी थी। हमारा तो 15 अगस्त का भी कार्यक्रम होता है, 26 जनवरी का होता है, जन्माष्टमी का होता है, रामनवमी देखना कैसे मनाते हैं हम। इसमें कोई आपत्ति नहीं, मगर आपको सिर्फ यही दिख रहा है। आजकल सवाल इस पर उठ रहे हैं कि पॉलिटिक्स में चुनाव आ रहे हैं, तो बिहार का चुनाव आ रहा है, वहां नीतीश जी असेंबली में कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, कभी नेशनल एंथम चल रहा है, चल पड़ रहे हैं, तो क्या चुनाव की ये जो गठबंधन है ये दुरुस्त है, फर्म है? गठबंधन दुरुस्त है। हमारे सभी के सभी जिलों में एनडीए के सभी घटक दलों के जिला स्तर के संयुक्त सम्मेलन भी हो चुके हैं। सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं। हमने बिहार के विकास के लिए मोदी जी की सरकार ने, नीतीश जी की सरकार ने ढेर सारे काम भी किए हैं। मैं बिहार लगातार जाता हूं, अभी 29 को भी जाने वाला हूं, और मुझे पूरा भरोसा है कि गत समय से भी ज्यादा बहुमत के साथ वहां पर एनडीए की सरकार बनेगी। इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। तमिलनाडु के साथ भी एआईएडीएमके की आपकी जो अलायंस की कवायद है शुरू है, पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग सब क्लियर, अब तमिलनाडु की भी तैयारी है? देखिए, जहां तक तमिलनाडु का सवाल है, एआईएडीएमके के मित्र और हमारी पार्टी के लोग कुछ चर्चा कर रहे हैं। जैसे ही घोषित होगा देश के सामने आ जाएगा। परंतु वहां डीएमके सरकार ने जिस तरह से भ्रष्टाचार किया है और जिस तरह से अव्यवस्था फैली है, इंडस्ट्री वहां से भाग रही, यूथ वहां से भाग रहा है, हायर पे स्केल देकर भी कोई तमिलनाडु में नौकरी करना नहीं चाहता, इतनी अव्यवस्था कर दी है। जो साउथ के का एक जमाने में सबसे प्रोग्रेसिव और डेवलप स्टेट माना जाता था, वो स्टेट आज बिल्कुल तितर बितर होने के कगार पर स्टालिन जी ने लाकर रख दिया, डीएमके ने लाकर रख दिया है। और ये सबसे तमिलनाडु की जनता परेशान है। मुझे विश्वास है कि तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बनेगी। एक बार चुनाव आने दीजिए, अभी काफी देर है। बहुत सारा जनता का संकल्प जब तमिलनाडु में जाते हैं तो दिखाई पड़ता है। मैं विगत 1.5 महीने में 3 दिन जाकर आया हूं। डिटेल प्रवास किया है मैंने, 4 जिलों में गया हूं। मैं बताता हूं वहां की पल्स जो है ये डीएमके सरकार को उखाड़ फेंकने की। लेकिन लोकसभा चुनाव में तो बहुत ज्यादा सक्सेस आपको नहीं मिला था। किस बेसिस पर आप इतने ऑप्टिमिस्टिक हैं? अब काउंटिंग होगा तो बेसिस मालूम पड़ ही जाएगा, मगर नाविका जी ये लीक कर रखेगा। काउंटिंग के दिन मुझे फोन करिएगा। वहां एनडीए की सरकार अच्छे बहुमत के साथ बनने जा रही है। आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी तमिलनाडु की सरकार ने अडॉप्ट करने से मना कर दिया है, उस पर एक बहुत बड़ा स्टैंड ऑफ है, इसका कोई हल है? देखिए, एडॉप्ट कर मना किया है। पहले इन्होंने एडॉप्ट कर लिया था। धर्मेंद्र जी ने पार्लियामेंट में इसके डॉक्यूमेंट्स भी बताए हैं। इसके बाद में चुनाव नजदीक आने के कारण जब उनको मालूम पड़ा है कि पब्लिक का गुस्सा करप्शन पर है, अव्यवस्था पर है, और वो परिवारवाद जो उनके बेटे को उनकी जगह बिठाना चाहते, इस पर गुस्सा है, तब जाकर उन्होंने ये सारे मुद्दे उठाए हैं। और जनता ये सब जानती है। लेकिन आप पीछे हटने वाले नहीं हैं? देखिए, कोई कॉम्प्रोमाइज? कोई पीछे हटने की जरूर नहीं है। ये पहली एजुकेशन पॉलिसी है जिसमें प्राइमरी एजुकेशन मातृभाषा में हमने करने का प्रस्ताव रखा है। तमिलनाडु में जब ये अप्लाई होता है तो तमिल में पढ़ाया जाता है। ये पहला एजुकेशन पॉलिसी है जिसमें टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन स्थानीय भाषा में पढ़ाने की छुट्टी है। तो वो तमिल, मैं तो उनको कहता हूं तुम इधर उधर करे बगैर मेडिकल और इंजीनियरिंग की टेक्स्ट बुक का अनुवाद तमिल में करो, वो नहीं करते हैं। और मैं उनको पूछना चाहता हूं, सीयूईटी की परीक्षा है,
पहले एक दो ही भाषा में ली जाती थी, अंग्रेजी और हिंदी, अब 13 भाषा में ली जाती है। इंजीनियरिंग की शिक्षा तेलुगु, मराठी, बंगाली, मलयालम, गुजराती सब में चालू हो गई, तमिलनाडु में नहीं होती है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश ने मेडिकल की शिक्षा हिंदी में चालू कर दी, उत्तर प्रदेश ने संकल्प किया है। तमिलनाडु के रेलवे स्टेशन पर अब तक तमिल भाषा में घोषणा नहीं होती थी, अब हो रही है। अब तक सीएपीएफ के एग्जामिनेशन 2 ही भाषा में होते थे, अब तमिल में भी हो रहे हैं, 13 भाषाओं में हो रहे हैं। और उच्च शिक्षा में हमने लगभग 1500 ग्रेजुएशन के पुस्तकों का 13 भाषा में अनुवाद किया है और दीक्षा प्लेटफॉर्म पर 133 भाषाओं में 3,66,000 ई कोर्स उपलब्ध है, उसमें से 126 भारतीय बोलियां और भाषाएं हैं। ये क्या आरोप लगा रहे हैं और ऐसा मानते हैं कि सब मान जाएंगे। हम भी फील्ड में जाएंगे, तमिलनाडु की जनता को बताएंगे तमिल विरोधी है तो डीएमके सरकार है जो मेडिकल और इंजीनियरिंग में तमिल में नहीं पढ़ाती। आपके खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन हुआ, वो राज्यसभा चेयरमैन ने रिजेक्ट कर दिया। 1 मिनट, ये आपका सवाल ही कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जैसा है। प्रिविलेज के ब्रीच की मोशन कोई भी ला सकता है। आप एक बार वो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जब मैंने कहा कि प्रधानमंत्री राहत कोष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे। हमारे यहां ऐसा नहीं है, हम पार्टी और सरकार को अलग रखते हैं।